प्रदेश के युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन सामग्री वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव युवा कल्याण श्रीमती डिंपल वर्मा जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, युवा कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, युवक मंगल दल से जुड़े हुए और महिला मंगल दल से जुड़े हुए सभी उपस्थित प्रदेश भर के भाइयों बहनों, आज कल्याण विभाग को पिछले 3 वर्ष के दौरान जिस तेजी के साथ उन्होंने इस विभाग को युवकों के साथ और महिला दलों के साथ जोड़ा है, वह एक सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए विभाग के मंत्री, विभाग के अपर मुख्य सचिव और सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को जिन्हें प्रोत्साहन सामग्री मिल रही है, उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं। वास्तव में हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है और देश में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे युवा राज्य है। सर्वाधिक युवा उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। उस युवा की ऊर्जा और उसकी प्रतिभा सदैव जब भी उसे उचित अवसर मिला है, उसने दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाई है। और भारत के इस युवा की ऊर्जा को पहली बार अगर किसी ने पहचाना, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना, जिन्होंने युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। खासतौर पर खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हर एक गांव स्तर तक खेल की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मंच देना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन की योजना हो, डिजिटल इंडिया की योजना हो, ये सभी युवाओं को प्रोत्साहित करने का एक अभियान है। मैं भी देख रहा था, युवक मंगल दल से जुड़ी हुई एक बालिका, वो स्वयं बीटेक कर रही है और युवक मंगल दल से जुड़ करके पूरे गांव को इसके साथ जोड़ रही है। और ऐसे अनेक युवक मंगल दल, यानी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं देख रहा था, यानी 5 साल पहले जिस विभाग को कोई पूछता नहीं था, उस विभाग में आज 77,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल हैं। और इसमें भी केवल है ही नहीं, विभाग की अपर मुख्य सचिव ने 65,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री अब तक वितरण करने की कार्रवाई संपन्न भी कर दी है। आप अनुमान कर सकते हैं, मुझे लगता है कि पता नहीं वो रिटायर हो गई हैं या रिटायरमेंट होने वाली होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि युवकों को कैसे एक रचनात्मक दिशा दी जानी है, यह उसका एक उदाहरण है। 65,000, अगर एक युवक मंगल दल में 20 बच्चे होंगे, 20 भी युवा या युवतियां होंगी, अनुमान कर सकते हैं आप कितना ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। एक बहुत अच्छा कार्य है, रचनात्मक कार्य है। और आज ये जो प्रोत्साहन सामग्री मिल रही है, कितना अच्छा मिला। फुटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, कैरम का बोर्ड भी है, और भी अच्छा। और एक नहीं, 4 एक साथ दी जा रही है। यानी आप चाहेंगे तो पूरे गांव को, जो प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से हर एक भारतीय को किसी एक खेल के प्रति जागरूक करने के लिए कहा, और अभी सांसद खेल प्रतिस्पर्धा भी हुई थी गांव गांव में। एक संसदीय क्षेत्र में 8 से 10,000 युवा खिलाड़ी पैदा हुए हैं और उसका परिणाम भी देखने को मिला। ओलंपिक में भारत की सबसे बड़ी टीम गई और
ओलंपिक के इतिहास में भारत ने सर्वाधिक मेडल भी भारत ने जीते हैं, ओलंपिक में भी, पैरालंपिक में भी। यानी भारत आज एक नया भारत है। जब नया भारत है तो नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए हमारे युवाओं ने भी कमर कसी और युवा कल्याण विभाग ने जिस रचनात्मक तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है वह अभिनंदनीय है, सराहनीय भी है। गांव गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण हो, आज कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और बहुत सारे गांवों में तो हम लोगों ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के कैंपस में ही, उसके परिसर के पास ही खेल का मैदान बनाया है। बच्चे भी खेलते हैं और गांव के लोगों को भी खेल का मैदान मिल जाता है। कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ है। यानी कन्वर्जेंस के माध्यम से विभिन्न विभाग लीड कर रहा है, युवा कल्याण विभाग, लेकिन उसमें ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग या नगर विकास विभाग ये सभी लोग मिलकर के उस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाते हैं। राजस्व विभाग ये सभी लोग मिलकर काम करने लगते हैं तो बच्चों के लिए एक मैदान मिलता है, एक खेल का मैदान मिलता है। हमारे यहां कहा भी गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी हमारी भारतीय मनीषा ने सदैव इस बारे में माना है कि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ होंगे, इसकी में कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। और जो ज्यादा खेलते कूदते हैं, जो बच्चे अच्छे खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में उनका कुछ नहीं हुआ। जो घर में बैठ करके, कार्यालयों में बैठ करके केवल खाली दिमाग शैतान का घर वाला कार्य करते हैं, कोरोना उनको ज्यादा प्रभावित कर रहा था। और वह एक स्थिति आप सबके लिए कि अच्छी दिशा में एक रचनात्मक सोच को आगे बढ़ाना, और यह कार्यक्रम यहां पर किया। दूसरा, इस विभाग ने कार्य और किया। देखिए, पीआरडी जवान सदैव उपेक्षित रहते थे। उनको प्रदेश सरकार के द्वारा कितना पैसा मिलता था साल में? 23 करोड़। और डिंपल वर्मा जी ने इस राशि को कितना बढ़ा दिया? 156 करोड़। 156 करोड़ रुपए की राशि चली गई। और 156 करोड़ राशि नहीं गई, उनके मानदेय को भी बढ़ा दिया। 375 से बढ़ा करके 395 इस बार किया कर दिया गया है। तो यह एक उत्साहवर्धन होता है, कैसे हर एक दिशा में कार्य किया जा सकता है, कैसे उनका रचनात्मक उपयोग किया जा सकता है, कैसे हम लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करना चाहेंगे। मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, ये खेल प्रोत्साहन की जो सामग्री आपको उपलब्ध कराई गई है, आज तो युवा कल्याण विभाग अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होगी 12 जनवरी को। 12 जनवरी से लेकर 23 दिसंबर तक लगभग 23-24 कार्यक्रम होते हैं, जिन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर हमारे युवाओं को प्राप्त होता है। और उन कार्यक्रमों के माध्यम से गांव में सामाजिक सौहार्द की स्थापना करना, गांव के युवा मिलकर के एक रचनात्मक दिशा की ओर अपने गांव को ले जा सके, स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करके पूरे गांव में स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, और गांव में एक बेहतरीन माहौल बनाकर के अपने गांव को भी हम एक स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित कर सकें, यह हमारे युवाओं का दायित्व होना चाहिए। युवा कल्याण विभाग के जुड़े हुए हमारे युवाओं का दायित्व होना चाहिए। स्वस्थ खेल प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, कबड्डी है, या फिर अन्य वे खेल खो खो है, ये सभी खेल जो गांव में एक आनंद का माहौल पैदा करे। गांव में रामलीला का आयोजन हो, गांव में भजन कीर्तन के आयोजन हो, गांव में कुछ अच्छे रचनात्मक कार्यक्रम के साथ गांव जुड़ सके। आज उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। याद रखना, गांव भारत के एकात्मता का आधार है। हमारे गांव सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे, तो यह स्वस्थ, सुंदर और समृद्धि का लाभ हमारे देश को भी मिलेगा। देश की आय पर इसका असर पड़ेगा। गांव में हर एक दिशा में एक रचनात्मक कार्यक्रम के साथ जुड़ना, और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल भी इसी उद्देश्य से गठित किया गया। युवक मंगल दल 1956 से चले आ रहे हैं, महिला मंगल दल 1982 में गठित हुए थे, और तब से लगातार अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। बीच के कालखंड में उपेक्षित हो गए थे, खेल सामग्री नहीं मिलती थी, उनके साथ कोई संवाद नहीं होता था।
पता नहीं कहां से डिंपल वर्मा जी ने ढूंढ ढूंढ करके प्रदेश के अंदर 77,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल बना दिए, बहुत बड़ी संख्या में बना दिया, बहुत बड़ी संख्या में। और मुझे लगता है कि यह बड़ी संख्या अच्छा है। हर ग्राम पंचायत में हमारा मानना, हर राजस्व गांव में एक युवक मंगल दल या महिला मंगल दल होना ही चाहिए, जिससे वे वहां पर रचनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें। पर्व और त्योहारों में शांति और सौहार्द बनाए रखना, गांव में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो उसमें सामुदायिकता का असर दिखाई दे, सौहार्द दिखाई दे, आपस में भाईचारा दिखाई दे, खेल कूद की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके अपने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए तैयार कर सकें। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके जब विभाग इस चीज को तय कर रहा था, मुझे याद है पिछले 3 बार से लगातार मैं यहां पर युवा कल्याण विभाग के द्वारा प्रोत्साहन सामग्री वितरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ा रहा हूं। कोरोना कालखंड में कम संख्या में बच्चों को मंगल दल और युवक मंगल दल कम संख्या में बुलाया गया, लेकिन पिछले कार्यक्रम बड़े बड़े हुए हैं, बड़े बड़े आयोजन हुए हैं। अन्य जनपदों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं देखता था कितना उत्साह है युवकों में। और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने तय किया, 2 प्रकार की योजनाएं हमने तय की हैं। एक, स्नातक और प्रास्नातक हर एक युवा को हम टैबलेट अथवा स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम वर्तमान में कर रहे हैं। जो ये बच्ची यहां पर अभी थी, बीटेक कर रही है, उन लोगों को हम टैबलेट देने जा रहे हैं। या तो मिल गया होगा, नहीं तो मिल जाएगा। मिल गया तो देखो, उसको मिल गया। खड़े हो जा थोड़ा, तो देख तो लेंगे लोग सभी। तो देखो, उसको टैबलेट भी मिल गया है। ऐसे सभी को हम देने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में लगभग 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उन्हें डिजिटली स्मार्ट बनाएगा। प्रदेश विकास के एक नए पायदान पर आगे बढ़ करके देश में नंबर 1 का प्रदेश बनेगा। इस दिशा में हम लोग प्रदेश के अंदर इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, मैंने कोरोना कालखंड के दौरान देखा था एक समस्या। जब लॉकडाउन लगा, हमारे 15,000 बच्चे कोटा में फंस गए थे। वो कोचिंग कर रहे थे और कोचिंग के दौरान मैंने देखा कि राजस्थान की सरकार ने सहयोग करने से इनकार कर दिया था। मैंने यहां पे अपने अधिकारियों से बातचीत किया, कैसे होगा, क्योंकि सभी परिवार के अभिभावक परेशान थे। हर एक माँ बाप परेशान हो गए, उनके बच्चे बाहर हैं, कोरोना आ गया, लॉकडाउन है, आवागमन के साधन बंद हैं, कुछ भी नहीं, मार्केट बंद है, सब कुछ बंद है, कैसे होगा। तो उस समय मैंने यहां से, जब राजस्थान सरकार ने सहयोग करने से इनकार कर दिया, तो फिर मैंने 500 बसें यहां से भेजी और उन सभी बच्चों को सुरक्षित वापस उनके घरों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने यहां से फोर्स भी भेजी, बसेस भी भेजी, उन बच्चों को वापस लाए, उनको उनके घर तक पहुंचाए। और तब मैंने कहा था कि इन बच्चों को आने वाले समय में उत्तर प्रदेश न छोड़ना पड़े, इसके लिए हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अभ्युदय कोचिंग की एक व्यवस्था प्रारंभ करेंगे। और आज प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में अभ्युदय कोचिंग प्रारंभ हो गई है या हो रही है। इससे जुड़ने वाले बच्चों को ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तैयारी या अपना प्रिपरेशन के लिए हमने टैबलेट देना प्रारंभ किया। 10,000 ऐसे बच्चों को अब तक हम टैबलेट उपलब्ध करवा चुके हैं, जो अभ्युदय कोचिंग के साथ नीट की तैयारी, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके जो हैं एनडीए का, सीडीएस का, यूपीएससी का, या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हम लोग उनको ये सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश का युवा प्रतिभाशाली है, उत्साह और उमंग के साथ में है, उसको एक रचनात्मक दिशा देने का कार्य युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को करना चाहिए। और ये दोनों इसके साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर प्रोत्साहन सामग्री जो यहां पर वितरित की गई है, ये प्रोत्साहन सामग्री प्रदेश के अंदर लगभग 25,000 महिला मंगल दल और युवक मंगल दल को उपलब्ध आज कराई जा रही है। मैं इसके लिए युवा कल्याण विभाग को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे सभी इस अभियान के साथ जुड़ करके पूरे प्रदेश के हर एक गांव में न केवल खेलकूद के कार्यक्रम, बल्कि गांव को रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ाना, गांव की विकास की परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक उचित माहौल बनाना और गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर मैं विभाग को धन्यवाद देते हुए आप सभी को, प्रदेश भर के
सभी युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को हृदय से अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज के समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, चिकित्सा शिक्षा और वित्त विभाग के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्यालोक कुमार जी, निदेशक SCPCI प्रोफेसर R.K. धीमान जी, इस संस्थान से जुड़े हुए सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के सभी स्टूडेंट्स और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं SCPCI को एक समय सीमा के अंदर न केवल अपनी परंपरागत कार्य पद्धति में बेहतर सुधार करते हुए आगे बढ़ने, बल्कि भौतिक विकास की उपलब्धियों के साथ आज 601 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ और देशवासी इसका लाभ लेंगे, इसके लिए प्रदेश की जनता को भी मैं हृदय से इसके लिए बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज SCPCI में इमरजेंसी मेडिसिन एवं किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर का यहाँ पे लोकार्पण हो रहा है और यहाँ पर इसके लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे गए हैं उसे वैल्यूड करने के बाद आज इसका लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। साथ ही नर्सेस जो हॉस्टल है, एक रेजिडेंट हॉस्टल है, मॉडलर ओटी है, PRA और प्लमोनरी मेडिसिन विभाग के ब्रोंकोस्कोपी लैब के विस्तार की कुल परियोजनाएं 601 करोड़ रुपए से अधिक की हैं। आज इन सब का यहाँ पे अभी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। किसी भी संस्थान की अपने आप में उपलब्धि होती है और कहने के लिए हर संस्थान अपने आप को कहता है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आम जन के मन में उस संस्थान के प्रति क्या भाव है, यह उन भावों से, उन भावनाओं से ही हम संस्थान की उपलब्धियों का आकलन भी कर लेते हैं। वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और कोरोना महामारी के दौरान 25 मार्च 2020 से लेकर के अब तक मुझे लगता है कोई दिन ऐसा नहीं रहा होगा जिस दिन मैंने प्रदेश की कोविड प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा स्वयं न की हो। मैं प्रत्येक हॉस्पिटल की भी, प्रत्येक जनपद की कोविड प्रबंधन कैसा है इसको बहुत नजदीक से देखता रहा हूं, उसकी स्वयं समीक्षा करता रहा हूं और मैं इस बात को कह सकता हूं कि SCPCI एक ऐसा संस्थान रहा है जिसने कोरोना प्रबंधन में बेहतरीन कार्य किया और मैं इसके लिए SCPCI से जुड़े हुए पूरी टीम को
हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने सेकेंड वेव के दौरान भी चुनौतियों का सामना करते हुए, हर विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए आलोचना और प्रत्यालोचना की परवाह किए बगैर बेहतरीन परिणाम दिया। और आज उसका परिणाम है कि फर्स्ट और सेकेंड वेव के दौरान उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन की सराहना उत्तर प्रदेश के सभी ने की। ये एक टीम वर्क था। हम लोगों ने एससीपीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर हेमंत की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कोविड प्रबंधन की एक एक्सपर्ट ग्रुप भी तैयार किया था। और यह न केवल अपने संस्थान में बल्कि राज्य के अंदर टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हर एक मेडिकल संस्थान को इन सुविधाओं के साथ जोड़ करके उन्हें बराबर अपना गाइडेंस देता था। उन्हें आगे बढ़ाने का हमारी क्या वर्तमान में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करता था। और परिणाम रहा कि अंततः कोरोना के प्रथम 2 दौर में प्रदेश सरकार ने देश के अंदर बेहतरीन करने का प्रयास किया और उसमें काफी हद तक सफलता भी प्राप्त की। और मुझे लगता है कि यही किसी संस्थान के प्रति आम जन के विश्वास को प्रदर्शित करता है। वर्तमान केवल जीने के लिए नहीं होता है। वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो यह अतीत की उपलब्धियों के साथ ही भावी योजनाओं का एक दर्शन भी होता है। अगर हमारे पास अतीत की उपलब्धियां नहीं है और हमारी कोई भावी योजना नहीं है तो फिर हम अपने वर्तमान को भी आनंद से नहीं जी सकते हैं और अपने वर्तमान के साथ हम स्वयं के साथ भी न्याय नहीं कर सकते हैं। एससीपीजीआई ने अपने वर्तमान के साथ न्याय किया है और जब एससीपीजीआई अपने वर्तमान के साथ न्याय किया है तो उसके 2 कारण हैं। एक, एससीपीजीआई ने अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा को सदैव बनाए रखने का प्रयास किया, उन उपलब्धियों के साथ कुछ जोड़ने का प्रयास किया और साथ अपने वर्तमान के साथ भावी योजनाओं के साथ भी वह निरंतर चलता रहा। आज इसका परिणाम है कि एससीपीजीआई अपने गौरवशाली अतीत के साथ साथ भावी उपलब्धियों पर भी गौरव की अनुभूति कर सकता है और हर प्रदेशवासी इसे मेडिकल के क्षेत्र का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में आपके एससीपीजीआई को सदैव स्मरण करता है और उसकी पहली प्राथमिकता होती है। मैं कोविड-19 के दौरान भी देख रहा था, कोई भी प्रदेश का एक कॉमन मैन हो या कोई अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति बीपीआईपी हो, वह भी पहली प्राथमिकता उसकी होती थी कि मुझे एससीपीजीआई में जगह मिल जाए। एससीपीजीआई उसकी पहली प्राथमिकता हुआ करती है। लेकिन हम सबको इस बारे में देखना होगा कि हमें समय के अनुरूप अपने आप को हमेशा तैयार करना होगा। और आज मुझे प्रसन्नता है, इमरजेंसी मेडिसिन एवं किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर का यहाँ पे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मुझे याद है कि आज से 3 वर्ष पहले इस सेंटर का शिलान्यास इसी एससीपीजीआई में करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। लेकिन मैं उस समय ये नहीं मानता था कि एक सेंटर इतनी जल्दी बनकर के तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपका क्षेत्र मेडिकल का है। एससीपीजीआई स्वयं में एक कार्यकारी संस्था नहीं थी। मेडिकल क्षेत्र की उपलब्धियां आपके साथ जुड़ सकती थी, लेकिन सिविल वर्क का कार्य यहाँ पे संपन्न होना है और इस कार्यक्रम को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना है। तो उस समय डॉक्टर राकेश कपूर से मैंने इस बारे में कहा भी था, मैं डॉक्टर साहब शिलान्यास तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको बनने में काफी समय लगेगा। तो उस समय उन्होंने कहा कि हम समय सीमा के अंदर बना देंगे। लेकिन इस समय सीमा के अंदर क्या बनाते हैं कि हम जब 1.5 वर्ष का कार्यकाल उस शिलान्यास को संपन्न हुआ भी नहीं था, तब तक कोरोना महामारी आ चुकी थी और पिछले 20 महीनों से हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रही है। और इस महामारी का सामना करते
एक समय सीमा के अंदर यह सेंटर बनकर के तैयार होना और इस सेंटर को चलाने की सुविधा प्रदेशवासियों को और देशवासियों को उपलब्ध करा देना, यह अपने आप में एक उपलब्धि है। मैं इसके लिए प्रोफेसर धीमन, इससे पहले प्रोफेसर राकेश कपूर और आज की वर्तमान की पूरी टीम को, एससीपीजीआई की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह संस्थान वास्तव में यहां पे कितना लाभ देगा प्रदेश के उन लोगों को जो सर्वे अब तक यूपी के अंदर है कि लगभग 50,000 लोग यूपी के अंदर ऐसे हैं जिनकी किडनी कहीं ना कहीं ट्रांसप्लांट की स्थिति में है और उस प्रकार की स्थितियां नहीं है प्रदेश में कि हम लोग इतने संस्थान, इस प्रकार का कोई संस्थान हमारे पास हो जहां पर हम लोग उसको बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवा पाते। लेकिन आज ये एससीपीजीआई के कुछ मानक हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं और एससीपीजीआई के मानक हमारे सामने एक नई उपलब्धि के रूप में हम सबके लिए जाने जाएंगे और इस दृष्टि से यह एक नया कार्य एससीपीजीआई ने यहां पर किया। यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी सदैव उन्होंने बात इस मेडिकल फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सदैव एक नई प्रेरणा दी है। और आज मुझे यह बताते हुए कि जब हम लोग 2017 में आए थे उस समय हमारे सामने चैलेंज था। 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल उत्तर प्रदेश की 12 यानी 1947 से 2017 के बीच में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बन पाए थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की स्थिति में आ चुके हैं। 14 जनपद आज के दिन पर हमारे पास है जहां कोई गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज या कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। बाकी 75 जनपदों में से हम लोग 61 जनपदों में मेडिकल संस्थान, मेडिकल कॉलेज के रूप में या तो बना चुके हैं या वर्तमान में हमारी वहां पे मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रदेश ने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बढ़ाने का कार्य किया और आज उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने न केवल यानी पीएचसी और सीएचसी स्तर पर बल्कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के निर्माण के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण के लिए एम्स जैसे संस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर 2 फंक्शनल हो चुके हैं और एससीपीजीआई एक नई प्रतिस्पर्धा के साथ सबके सामने एक नया मानक भी गढ़ रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि कार्य का शिलान्यास तो हो जाता है। कभी सरकार फंड नहीं देती थी, कभी सरकार के स्तर पर बाधा होती थी और कभी सिविल कार्य करने वाली एजेंसियां उसमें कचुए की चाल से उस कार्य को इतनी यानी जो कार्य 2 वर्ष में होना था उसको ले जाते कभी कभी 15, 20 वर्ष हो जाते थे। हम लोगों ने पिछले 4 साल 5 सालों के अंदर बहुत सारी ऐसी परियोजनाओं को पूरा किया है जिन परियोजनाओं पर 40 साल लग गए। अभी प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट का लोकार्पण करवाया था, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का। अब आश्चर्य करेंगे इस योजना को बनाया कब गया था? 1972 में। 1972 में नीति आयोग ने इसके लिए अपनी सहमति दी और इसके बाद कार्य प्रारंभ हुआ और 1972 से वह कार्य सदैव अधूरा ही पड़ा। 2017 में हम लोग आए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हम लोगों ने लाभ लिया और आज हम लोग यानी 1972 में बनी हुई उस परियोजना को पूरा हम लोगों ने नवंबर 2021 में हम लोग कर पाए। ऐसे ही बाण सागर की परियोजना 1978 में उस परियोजना को तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, श्री मोरारजी देसाई जी ने शिलान्यास किया था। वो परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। उस परियोजना को हमारी सरकार ने अपने समय में पूरा किया। यानी मुझे आश्चर्य लगता था कि 10 बीत जाते थे, लेकिन 10 बीत जाने के बाद भी उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता था। और मुझे भी यही लगता था जब हम लोग यहां पर 2018 में यहां पे मेडिसिन एवं किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर के शिलान्यास के लिए आए थे, तब मैंने डॉक्टर राकेश कपूर जी को इस बारे में कहा था, मैं डॉक्टर साहब शिलान्यास तो हो रहा है लेकिन जो सिविल वर्क की स्पीड होती है, मुझे
मुझे नहीं लगता है कि समय सीमा के अंदर बन पाएगा, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा एससीपीजीआई संस्थान के सभी शासन प्रशासन पर जो रखते हैं लगाम, सरकार